हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दून लॉ मेंटर। ये आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं आपके एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द एग्जीक्यूटिव। अध्यादेश जो पारित करने की पावर है उसको डिस्कस करने वाले हैं एग्जीक्यूटिव की। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीडियो के लास्ट में बने रहिएगा। और ये जो आज का सेशन है एक तरह से आपके लिए एक डेमो सेशन भी है, डेमो लेक्चर भी है फॉर आवर वेरियस कोर्सेज, particularly for our judiciary courses, ultimate judiciary mastery course। आप लेक्चर के अंत तक बने रहिएगा और बताइएगा कि आपको आज का सेशन कैसा लगा। और आप हमारे साथ फोकस्ड होकर तैयारी करना चाह रहे हैं तो आपके पास ऑप्शंस दिए गए हैं स्क्रीन पर। व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप नंबर पर आप सीधा डायरेक्टली व्हाट्सएप करके हमारे कोर्सेज के बारे में डायरेक्टली ऑटोमेटिक 24/7 किसी भी समय पूरी जानकारी ले सकते हैं। और दूसरा नंबर दिया हुआ है वो आप उस पर कॉल भी कर सकते हैं ड्यूरिंग दी ऑफिस आवर। व्हाट्सएप नंबर पर आप कभी भी कॉल कर, व्हाट्सएप मैसेज भेजकर हाय लिखेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी। आप आगे बढ़ते जाइएगा, आपको पर्टिकुलर कोर्स की जानकारी मिलती रहेगी और उसके अलावा और भी जो सर्विसेज दून लॉ मेंटर की हैं उनके बारे में भी इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। उसके अलावा आपको यहाँ हमारी एंड्रॉइड ऐप का भी बारकोड दिखाई दे रहा है। आप गूगल प्ले स्टोर से ऑफिशियल एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड कर लीजिए और वहां से आप भी हमारे कोर्स में एनरोल कर सकते हैं, या फिर वेबसाइट से www.dunlawmentor.com से भी आप कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। वैसे तो हम लोगों को सबको ये पता है कि भारत के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रावधान हैं उनके हिसाब से 3 हमारे डेमोक्रेसी के मेन पार्ट हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी। एग्जीक्यूटिव का काम है कानूनों को इंप्लीमेंट करना, लेजिस्लेचर का काम है कानूनों को बनाना और जुडिशरी का काम है न्याय करना। मगर देयर आर सर्टेन सिचुएशंस वेयर द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ हैज गिवन द पावर ऑफ लॉ मेकिंग टू द एग्जीक्यूटिव एंड दैट इज द ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर under the Constitution of India. As far as Constitution of India is concerned, प्रेसिडेंट को और उसके साथ साथ गवर्नर को पावर देता है लेजिस्लेशन इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डिनेंस बनाने के लिए। ठीक है, देखिए इस पर एक बार थोड़ा सा, आर्टिकल 123 गिव्स पावर ऑफ ऑर्डिनेंस मेकिंग टू द प्रेसिडेंट, while Article 213 gives the same power of lawmaking in the form of ordinances to the governors in the state, to the governors in the state। देखिए जहां तक ऑर्डिनेंस की बात है, ऑर्डिनेंस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ लॉ, ऑर्डिनेंस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ लॉ एंड द ऑर्डिनेंस ऑर्डिनेंस क्या है? ऑर्डिनेंस लॉ है, मगर कैसा लॉ है? ऑर्डिनेंस इज अ टेम्पररी लॉ। ऑर्डिनेंस कभी भी परमानेंट लॉ के रूप में नहीं चल सकता। यही कारण है कि जो ऑर्डिनेंस है उसको लिमिटेड टाइम ड्यूरेशन दी गई है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इट्स वैलिडिटी। कुछ टाइम तक जो ऑर्डिनेंस, चाहे वो प्रेसिडेंट ने पास किया है चाहे वो गवर्नर ने पास किया है, अगर उस ऑर्डिनेंस को लेजिस्लेचर पारित नहीं करता या उसके एग्री नहीं करता, उसको रेजोल्यूशन से पारित नहीं करता, पास नहीं करता, तो कुछ समय के बाद वो ऑर्डिनेंस लैप्स हो जाता है, उसकी वैलिडिटी खत्म हो जाती है। यही कारण है कि वी कॉल ऑर्डिनेंस एज द टेम्पररी लॉ। ठीक है, नाउ देखिए जो एज फार एज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट्स लॉ मेकिंग पावर इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डिनेंस टू द प्रेसिडेंट एंड द गवर्नर्स। दिस अलाउज द एग्जीक्यूटिव टू इनेक्ट टेम्पररी लॉज व्हेन द लेजिस्लेचर नॉट इन सेशन। दिस इज द प्राइमरी एंड द फॉरमोस्ट कंडीशन फॉर द इनेक्टमेंट ऑफ द ऑर्डिनेंस through the executive is that
the executive can promulgate an ordinance only and only when the legislature is not in session. In the case of president, when the parliament is not in session, and in the case of state, in the situation of governor, when the state legislature is not in session, तभी ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर को एक्सरसाइज किया जा सकता है गवर्नर के द्वारा, एंड दिस ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर कैन बी एक्सरसाइज्ड बाय द गवर्नर ओनली इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस। उसके पीछे भी रीजन ये है क्योंकि देखिए सिर्फ एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस को डील करने के लिए ही ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर दी गई है, लॉ मेकिंग पावर दी गई है। किसको? लॉ मेकिंग पावर दी गई है प्रेसिडेंट को और गवर्नर को। कैसी सिचुएशन के अंदर? जब लेजिस्लेचर सेशन में नहीं है, जिस टाइम पर लेजिस्लेचर, दैट इज पार्लियामेंट इन द केस ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेचर एंड द स्टेट लेजिस्लेचर के केस में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, और द काउंसिल, अगर जहां पर काउंसिल भी है तो वो सेशन में नहीं है। कोई ऐसी इमरजेंट सिचुएशन आ गई है कि उसको सिर्फ कानून से डील किया जा सकता है, मगर क्योंकि हमारे पास लेजिस्लेचर तो सेशन में है नहीं, सो टू डील विद दोज सिचुएशंस, it is required that a temporary legislation should be made till the official legislative body, that is the parliament in the state legislature, comes into the picture, assembles and discuss on that emergent situation and pass the necessary law on that. मगर उस टेम्पररी सिचुएशन से डील करने के लिए ही ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर दी गई है संविधान के अंदर। किसको? प्रेसिडेंट को, एंड एज वेल एज दी गवर्नर्स इन द स्टेट्स। व्हाट इज एन ऑर्डिनेंस? अब ऑर्डिनेंस का मतलब क्या है? एज फार एज ऑर्डिनेंस इज कंसर्न्ड, ऑर्डिनेंस यू कैन कॉल इट एज अ टेम्पररी लेजिस्लेशन बट दैट इज इनेक्टेड बाय द एग्जीक्यूटिव। ये लेजिस्लेटिव बॉडी द्वारा पारित किया गया कानून नहीं है। दिस इज अ लॉ मेड बाय द एग्जीक्यूटिव। नॉन लेजिस्लेटिव बॉडी, सच नॉन लेजिस्लेटिव बॉडी के द्वारा जो पास किया गया कानून है उसको हम क्या कहते हैं? दैट वी कॉल एज ऑर्डिनेंस। यूजुअली द एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट जनरली passes or promulgate or makes laws in the form of ordinances. It has some force, it has the same force as an act, but that is temporary in nature. Whenever an ordinance is passed by the executive, for the duration it do have the validity, जो भी इसकी validity है उस duration तक that ordinance will have the exactly same authority एज अ लॉ मेड बाय द लेजिस्लेचर, चाहे वो स्टेट लेजिस्लेचर चाहे वो पार्लियामेंट के केस वाली सिचुएशन हो। कोई भी कैटेगराइजेशन नहीं है, कोई भी डिग्री ऑफ इंपैक्ट में डिफरेंस नहीं है। बोथ स्टैंड ऑन द सेम फुटिंग एंड ऑर्डिनेंस ऑल्सो स्टैंड ऑन द सेम फुटिंग एज अ लॉ मेड बाय पार्लियामेंट, बट देयर इज अ डिफरेंस विद रेफरेंस टू द वैलिडिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेशन एंड द लेजिस्लेटिव लेजिस्लेशन। एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेशन की जो जिसको हम ऑर्डिनेंस बोलते हैं जनरली, जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जिसके प्रावधान हैं, ये टेम्पररी नेचर के होते हैं। दे आर टेम्पररी इन नेचर। एज फार एज डेफिनेशन ऑफ ऑर्डिनेंस इज कंसर्न्ड, द डेफिनेशन ऑफ ऑर्डिनेंस इज दैट द लेजिस्लेशन इज दैट ऑर्डिनेंस लेजिस्लेशन हियर स्टैंड्स फॉर द ऑर्डिनेंस इज इनेक्टेड बाय नॉन लेजिस्लेटिव बॉडी। अब देखिए प्रेसिडेंट और जो गवर्नर हैं वो नॉन लेजिस्लेटिव बॉडी है ना, एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी के अंदर आते हैं। प्रेसिडेंट हमारे यूनियन एग्जीक्यूटिव का पार्ट है और प्रेसिडेंट हमारे यूनियन एग्जीक्यूटिव का पार्ट है एंड गवर्नर स्टेट एग्जीक्यूटिव्स का पार्ट है ना, स्टेट एग्जीक्यूटिव का पार्ट है। सेम फोर्स होगा, यही चीज, और बट द ऑर्डिनेंसेस आर
टेम्पररी इन नेचर, ऑर्डिनेंसेज आर टेम्पररी इन नेचर। एज फार एज जो ऑर्डिनेंस का टॉपिक है आप लोगों का, आपका एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके रीजन ये है कि आपके प्री में सवाल मिलता है प्रेसिडेंट की या गवर्नर की ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर से, वैलिडिटी ऑफ ऑर्डिनेंस से आपको सवाल मिलता है। कई बार ये सवाल पूछा जाता है कि कौन से केस के अंदर, प्री की मैं बात बता रहा हूं आपको, कि कौन से केस के अंदर ये बात बोली गई थी कि सक्सेसिव रीप्रोमलगेशन ऑफ द ऑर्डिनेंस इज अ फ्रॉड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत सारी चीजें, उन सारे केसेस को भी हम डील करेंगे। और एज सच जहां पर कॉन्स्टिट्यूशन का एज अ मेंस में सब्जेक्ट है, जिन जुडिशियल सर्विसेज एंड एपीओ एग्जामिनेशन के अंदर अगर मेंस में कहीं पर भी या आप कोई और एग्जाम दे रहे हैं उसका हिस्सा बनता है, तब ऐसी स्थिति के अंदर जो ऑर्डिनेंस है उसका टॉपिक आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मूविंग फर्दर, एज फार एज कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रिलेटिंग टू दी ordinance is concerned, they are given in article 123 and 213. As far as 123 is concerned, that governs the ordinance making power of the president. और जो 213 है, article 213 है, that governs the executive पावर ऑफ मेकिंग लेजिस्लेशन इन द केस ऑफ गवर्नर, की गवर्नर कैसे ऑर्डिनेंस बना सकते हैं उसको डील करता है। इन सारे प्रोविजंस को हम बेयर एक्ट के हिसाब से भी अभी डील करेंगे। तब तक एक बार देखिएगा क्या लिखा हुआ है। जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, ऑर्डिनेंस प्रोमलगेशन प्रेसिडेंट के द्वारा और गवर्नर के द्वारा प्रोवाइड करता है। एंड आर्टिकल जो 123 है वो क्या एम्पावर करता है प्रेसिडेंट को, और आर्टिकल 213 जो है वो गवर्नर को एम्पावर करता है एज फार एज मेकिंग दी लॉज इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डिनेंसेस आर कंसर्न्ड। नाउ आई एम टेकिंग यू बैक टू दी बेयर एक्ट। पहले एक बार हम प्रोविजंस को डिस्कस करते हैं। आर्टिकल 123 बेयर एक्ट का आपके सामने है। आर्टिकल 123 लेजिस्लेटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट, चैप्टर 3 के अंदर दिया हुआ है। एक ही आर्टिकल है, आर्टिकल 123। लेजिस्लेटिव पावर मींस लॉ मेकिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। कैसी पावर? लॉ मेकिंग पावर, लॉ मेकिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट। Article 123 says that power of president to promulgate ordinances during recess of parliament. This is very very important. During the recess of parliament. जो ये फ्रेज है ये बता रहा है कि प्रेसिडेंट अपनी लॉ मेकिंग पावर को जो ऑर्डिनेंस के फॉर्म में बनाते हैं वो सिर्फ कब एक्सरसाइज कर सकते हैं? जब पार्लियामेंट सत्र में नहीं है। During the recess of the parliament, when the parliament is not in session. मतलब जब पार्लियामेंट सेशन में है उस समय प्रेसिडेंट डू नॉट हैव एनी पावर टू प्रोमलगेट एनी काइंड ऑफ ऑर्डिनेंस। मतलब पार्लियामेंट जब सत्र में है प्रेसिडेंट अध्यादेश नहीं जारी कर सकते, बिल्कुल भी पारित नहीं कर सकते हैं। ठीक है। पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू प्रोमलगेट ऑर्डिनेंस ड्यूरिंग रिसेस ऑफ पार्लियामेंट, इफ एट एनी टाइम, किसी भी समय प्रेसिडेंट की जो ये पावर है ये ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर कभी भी एक्सरसाइज की जा सकती है, बशर्ते एक जगह एक समय तब नहीं एक्सरसाइज कर सकते जब व्हेन बोथ दी हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट आर इन सेशन, जब दोनों हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट सेशन में है, लोकसभा भी सेशन में है और राज्यसभा भी सेशन में है, उस समय पर प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस प्रोमलगेट नहीं कर सकते। उस समय को छोड़कर बाकी जो बचा हुआ समय, बाकी समय कौन सा बचा हुआ है? जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं है, उस समय पर द प्रेसिडेंट इज सेटिस्फाइड। नाउ व्हाट डज हेयर सेटिस्फैक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट मीन? डज इट मीन द सेटिस्फैक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट? इज इट द सब्जेक्टिव सेटिस्फैक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट? Subjective satisfaction of president, or it is the objective satisfaction of the president? Objective satisfaction of president,
क्या ये सब्जेक्टिव सेटिस्फैक्शन है प्रेसिडेंट की, क्या ये ऑब्जेक्टिव सेटिस्फैक्शन है? दिस इज नॉट द सब्जेक्टिव सेटिस्फैक्शन, रादर देन दिस इज द ऑब्जेक्टिव सेटिस्फैक्शन इन दिस सेंस, because ultimately the president whenever exercise his power, he exercise on the advice of the council of minister. This is the satisfaction of council of ministers only. Council of ministers headed by prime minister at the center is satisfied that circumstances exist. कुछ ऐसे circumstance exist कर रहे हैं which render it him necessary, जिन अब उन circumstances की वजह से ऐसा जरूरी हो गया है to take immediate action. अभी के अभी हमें कदम उठाना पड़ेगा। प्रेसिडेंट को ऐसा लगता है ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। एक्चुअल में क्या है, मतलब कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर को लगता है कि सिचुएशन ऐसी आ गई है, पार्लियामेंट तो सत्र में है नहीं, हम कानून बना नहीं सकते, तो अब हमें ऑर्डिनेंस पास कराना पड़ेगा। तो उसके लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिकमेंड करते हैं प्रेसिडेंट को, और जब प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑर्डिनेंस पारित कर सकते हैं, exist which render it necessary for him to take immediate action, he may promulgate such ordinance as the circumstances appear to him to require. वो ऐसे अध्यादेश को पारित कर सकते हैं जो उन सर्कमस्टांसेस में उन्हें लगता है कि उन्हें पारित कर देना चाहिए। क्लॉज फर्स्ट से आपको क्या पता चला कि जो पावर ऑफ प्रेसिडेंट है, वो जो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है, वो कब एक्सरसाइज की जा सकती है, जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं है, और प्रेसिडेंट को सेटिस्फाई होना पड़ेगा कि कुछ ऐसे इमीडिएट सर्कमस्टांसेस आ गए हैं जो उनकी अर्जेंट अटेंशन को सीक कर रहे हैं और उसको अर्जेंटली उस मैटर को डील करने की जरूरत है। तब ऐसी स्थिति में प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, बिकॉज हेयर द सेटिस्फैक्शन मींस द ऑब्जेक्टिव सेटिस्फैक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, तब ऐसी स्थिति के अंदर प्रेसिडेंट प्रोमलगेट कर सकते हैं अध्यादेश को। इज इट क्लियर? यहां तक क्लियर बेटा, कोई डाउट? मूविंग टू द नेक्स्ट क्लॉज, एन ऑर्डिनेंस प्रोमलगेटेड। अब आपकी पीपीटी पर मैं और भी बहुत सारे डिस्कशन और पॉइंट्स हैं, पहले एक बार हम प्रोविजन को डिस्कस कर रहे हैं। An ordinance promulgated under this section shall have the same force and effect as an act of parliament. कि कोई भी अध्यादेश जो अनुच्छेद 123 संविधान के अंदर प्रेसिडेंट के द्वारा पारित किया जाएगा, राष्ट्रपति के द्वारा, महामहिम के द्वारा पारित किया जाएगा, उसका सेम फोर्स होगा, उसकी सेम वैल्यू होगी, उसकी सेम इंपैक्ट होगी जैसे कि कोई कानून पार्लियामेंट ने पास किया है। Means that will be applicable over the India, entire India will have the, अगर कोई पालन नहीं करेगा तो लॉ विल टेक इट एक्शन। जैसे आपको याद है ना, निर्भया गैंगरेप केस के बाद जो ज्यादा प्रोटेस्ट हुए थे, उन सब के बाद आपका पहले क्रिमिनल लॉ एक्ट डायरेक्टली नहीं आया था, क्रिमिनल लॉ ऑर्डिनेंस आया था, और फिर बाद में जब पार्लियामेंट सेशन में आया था उसके बाद क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 आया था। ठीक है, तो पहले ऑर्डिनेंस आया, फिर वो कन्वर्ट हो गया किसमें, जब पार्लियामेंट ने उसको कानून में चेंज कर दिया, उसको एग्री कर दिया, तो वो ऑर्डिनेंस आपका लॉ बन के आपके सामने आ गया था। बट एवरी सच ऑर्डिनेंस, मगर हर उस ऑर्डिनेंस की जो प्रेसिडेंट ने पारित किया है, पास किया है, उसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। क्या है? बट एवरी सच ऑर्डिनेंस शैल बी लेड बिफोर, शैल बी का मतलब है मैंडेटरी तौर पर, जरूर से जरूर, मैंडेटरी बी लेड बिफोर बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, दोनों हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, दोनों हाउसेज के सामने पेश किया जाएगा जब पार्लियामेंट रीअसेंबल हो जाएगी। क्योंकि ऑर्डिनेंस तो पास कब कैसे समय पर किया गया था, जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं थी। ठीक है, तो एक बार अगर प्रेसिडेंट ने कोई ऑर्डिनेंस पास कर दिया है, तो उसके बाद जब पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज रीअसेंबल होंगे, उस समय दोनों हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट के सामने इसको पेश किया जाएगा। एंड शैल सीज टू ऑपरेट, कब खत्म हो जाएगा? शैल सीज टू ऑपरेट एट द एक्सपायरेशन ऑफ 6 वीक्स फ्रॉम द असेंबली और रीअसेंबली ऑफ द पार्लियामेंट। अब देखिए, ये आपका
क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता है। आप लोगों से सवाल प्री में बहुत बार पूछा जाता है कि व्हाट इज द वैलिडिटी ऑफ एन ऑर्डिनेंस, और एक बार अगर ऑर्डिनेंस पास कर दिया है तो उसकी वो कब तक वैलिड रह सकता है। आप सीधा, अगर आपका ऑप्शन है 6 वीक्स, कई बार आपको ऑप्शन 6 मंथ्स भी मिलता है, उसका लॉजिक भी मैं जब पीपीटी करेंगे तब मैं आपको समझाऊंगा, वो भी कहीं ना कहीं तक ठीक है। ठीक है, 6 वीक्स, 6 मंथ्स, 1 ईयर, 2 ईयर, ये ऑप्शंस हो सकते हैं आपके। यहां पर आपको ध्यान देने की जरूरी है कि 6 वीक्स जो टाइम मेंशन है, नॉट फ्रॉम द डेट ऑफ प्रोमलगेशन ऑफ द ऑर्डिनेंस, जिस दिन से प्रेसिडेंट ने ऑर्डिनेंस को प्रोमलगेट किया है उस दिन से 6 हफ्ते नहीं है, 6 हफ्ते का समय नहीं है, 6 हफ्ते उस समय से शुरू हो रहे हैं। देखिए, प्रेसिडेंट ने अध्यादेश तो पारित कर दे जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं है। सपोज करो पार्लियामेंट सेशन में अगले 6 हफ्ते तक भी नहीं आती, सिचुएशन हो सकती है ना, क्योंकि देयर आर सर्कमस्टांसेस वेयर मे बी गैप ऑफ इवन 6 मंथ्स मैक्सिमम एज पर दी कॉन्स्टिट्यूशन, जो 2 सेशंस ऑफ पार्लियामेंट के बीच में हो सकता है। सपोज करो वो कोई ऐसी सिचुएशन आई है कि लंबे टाइम तक पार्लियामेंट के सेशन नहीं रीअसेंबल हो पा रही हैं, तब ऐसी स्थिति के अंदर क्या होगा, जिस दिन पार्लियामेंट के बोथ सेशन में आएंगे, रीअसेंबल होंगे, मतलब पार्लियामेंट फंक्शन करना शुरू कर देगी, उस दिन से 6 हफ्तों का टाइम शुरू हो रहा है, नॉट फ्रॉम द डेट ऑफ प्रोमलगेशन ऑफ द ऑर्डिनेंस। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। और इफ बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ दैट पीरियड, या फिर जिस दिन से पार्लियामेंट रीअसेंबल हुई है वहां से आप 6 महीने का टाइम, 6 हफ्ते का टाइम कैलकुलेट करोगे। अगर उस 6 हफ्ते के टाइम के एक्सपायर होने से पहले पार्लियामेंट के बोथ हाउसेज ने रेजोल्यूशन पास करके उस ऑर्डिनेंस को डिस्प्रूव कर दिया है, तब भी उस सिचुएशन के अंदर वो ऑर्डिनेंस इवन बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 6 वीक्स फ्रॉम द रीअसेंबली ऑफ द पार्लियामेंट विल लैप्स, वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अपॉन द पासिंग ऑफ द सेकेंड ऑफ दोज रेजोल्यूशन, और वो किस दिन से वो ऑर्डिनेंस कैंसिल होगा। देखिए, पहले दोनों हाउसेज में, आप किसी भी हाउस में पहले पेश कर सकते हैं, चाहे आप लोकसभा में पेश करें चाहे आप राज्यसभा में पास करें। सपोज करो पहले अगर राज्यसभा में पेश किया गया है ऑर्डिनेंस फॉर अप्रूवल, राज्यसभा ने उसको डिस्प्रूव कर दिया, फिर वो लोकसभा में पेश किया गया, लोकसभा में डिस्प्रूव हो गया, तो जिस दिन वो सेकेंड हाउस ऑफ पार्लियामेंट में डिस्प्रूव हुआ है उस दिन से आपका ऑर्डिनेंस कैंसिल हो जाएगा, उस दिन से वो एक्सपायर हो जाएगा। एक तो ये सिचुएशन है कि मतलब पार्लियामेंट जिस दिन रीअसेंबल हुई है उससे 6 हफ्ते में अगर पार्लियामेंट ने उसको अप्रूव कर दिया तो वो आगे भी कंटिन्यू रहेगा, और 6 हफ्ते का समय पूरा होने से पहले उसको डिस्प्रूव कर दिया तो वो कैंसिल हो जाएगा। सपोज करो पार्लियामेंट ने ना फेवर में रेजोल्यूशन पास करी ना अगेंस्ट में रेजोल्यूशन पास करी, तो जिस दिन से पार्लियामेंट रीअसेंबल हुई है ना उसके 6 हफ्ते पूरे होने पर ऑटोमेटिकली द ऑर्डिनेंस विल लैप्स। 6 हफ्ते के अंदर जिस समय वो 6 हफ्ते पूरे होंगे उसी मोमेंट दैट पर्टिकुलर ऑर्डिनेंस विल ऑटोमेटिकली लैप्स, वो उसी दिन से लैप्स कर जाएगा। मे बी विड्रॉन एट एनी टाइम बाय द प्रेसिडेंट, और उसके अलावा जो ऑर्डिनेंस पास किया गया है प्रेसिडेंट के द्वारा प्रोमलगेट किया गया है वो प्रेसिडेंट के द्वारा खुद से कभी भी वापस रिकॉल किया जा सकता है, विड्रॉन किया जा सकता है। तो दिस इज आर्टिकल 213 प्लेन रीडिंग वेयर एक्ट की। इसके अंदर अभी बहुत कुछ है, केस लॉ भी अभी हम समझेंगे, काफी चीजें देखने वाले हैं, बट मैं आपको एक चीज अब सीधा मैं आपको आर्टिकल 213 पर लेके चलता हूं, वेयर वी विल बी डीलिंग विद लॉ मेकिंग पावर ऑफ द गवर्नर, द ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द गवर्नर। स्टेट लेवल पर जिस तरीके से यूनियन लेवल पर एग्जीक्यूटिव में प्रेसिडेंट के पास ये सारी पावर है, उसी तरह स्टेट लेवल पे किसके पास पावर है, गवर्नर के पास भी पावर है। आर्टिकल 213 वी आर डीलिंग। आर्टिकल 213 लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द गवर्नर, दैट इज द ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द गवर्नर। अब इसमें भी वही सिचुएशन है,
स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट के सिचुएशन के अंदर जब गवर्नर को ऑर्डिनेंस पास करना होगा तो उसकी भी ये रिक्वायरमेंट है। क्या रिक्वायरमेंट है? वो रिक्वायरमेंट ये है कि स्टेट लेजिस्लेचर भी सेशन में नहीं होना चाहिए। जिन राज्यों में सिर्फ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है वो सेशन में नहीं होनी चाहिए, और जिन राज्यों के अंदर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली भी है और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है, दोनों में से कोई भी सेशन में नहीं होनी चाहिए। तब उस समय पर प्रेसिडेंट पास कर सकते हैं ऑर्डिनेंस। पावर ऑफ गवर्नर टू प्रोमलगेट ऑर्डिनेंस ड्यूरिंग रिसेस ऑफ द लेजिस्लेचर। अगेन this power can be exercised also by the governor only when there is the recess of the state legislature, state legislative body and legislative council if there is any, वो कोई भी सत्र में नहीं है तब ये एप्लीकेबल होगा। इफ एट एनी टाइम, किसी भी समय, किस सिचुएशन को छोड़कर, वही वाली सिचुएशन when the legislative assembly of a state is in session or where there is a legislative council in a state except when both houses of the legislature are in session। ना आपकी लेजिस्लेटिव असेंबली सेशन में होनी चाहिए, ना ही आपकी लेजिस्लेटिव काउंसिल आपकी सेशन में होनी चाहिए। उस सिचुएशन के अंदर गवर्नर, if the governor is satisfied, again here the satisfaction of the governor is the objective satisfaction of the governor, means the satisfaction of the Council of Ministers headed by Chief Minister of the state, headed by Chief Minister of the state। गवर्नर की सेटिस्फैक्शन मीन्स काउंसिल ऑफ स्टेट मिनिस्टर की सेटिस्फैक्शन is satisfied that circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action। Again, this legislative power can be exercised by the governor only when the urgent and the immediate circumstances exist। ठीक है, he may promulgate such ordinances as the circumstances appear to him to require, provided that the governor shall not, without instructions from the president, promulgate any such ordinance। However, there are certain restriction on the governor's power of promulgating ordinance। कि जो ये सिचुएशन मेंशन की गई है आर्टिकल 213 के प्रोवाइजो के अंदर, एबीसी के अंदर, इन सिचुएशन में प्रेसिडेंट के अप्रूवल या सैंक्शन के बिना गवर्नर कोई भी ऑर्डिनेंस नहीं पारित कर सकता, प्रेसिडेंट की इंस्ट्रक्शन के बिना कोई भी ऑर्डिनेंस प्रोमलगेट नहीं कर सकता। प्रोवाइडेड दैट द गवर्नर शैल नॉट विदाउट द इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द प्रेसिडेंट प्रोमलगेट एनी सच ऑर्डिनेंस। कब? इफ a bill containing the same provision would under this constitution have required the previous sanction of the president for the introduction thereof into the legislature। अब देखिए, स्टेट लेजिस्लेचर, जब भी स्टेट लेजिस्लेचर कोई कानून पारित करता है, हमारे संविधान के अंदर कुछ ऐसे सिचुएशंस दी गई हैं, कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स दिए गए हैं, कुछ ऐसे टॉपिक्स दिए गए हैं जहां पर अगर कोई कानून सत्र में पेश किया जाएगा तो उससे पहले प्रेसिडेंट का अप्रूवल लेना होता है। ठीक है, अगर मैटर ऐसा है तब उस सिचुएशन में विदाउट इंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट गवर्नर ऐसे मैटर पर ऑर्डिनेंस पारित नहीं कर सकते। दूसरी क्या है? ही वुड हैव डीम्ड इट नेसेसरी टू रिजर्व अ बिल कंटेनिंग द सेम प्रोविजन फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। अब देखिए, जब स्टेट असेंबली या स्टेट लेजिस्लेचर कोई कानून पारित करता है तो उसके बाद वो गवर्नर के पास अप्रूवल होने के लिए जाता है। गवर्नर कई मैटर पर खुद उनको अप्रूव कर देते हैं और कई मैटर पर उन्हें ऐसा लगता है कि आई नीड एडवाइस ऑफ द प्रेसिडेंट, और ऐसी संविधान के अंदर भी प्रावधान है कि मतलब प्रेसिडेंट के द्वारा रिकंसिडरेशन, प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए उसको रिजर्व कर लेते हैं विदाउट गिविंग द अप्रूवल इटसेल्फ। अगर सपोज कोई ऐसी सिचुएशन है तब भी गवर्नर ऑर्डिनेंस पारित नहीं कर सकते। सी, एन एक्ट ऑफ द लेजिस्लेचर विदाउट द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द प्रेसिडेंट, an act of the legislature of the state containing the same provision would under this constitution have been invalid unless having been reserved for the consideration of the president if had been received the assent of the president। अगर
राज्य की जो लेजिस्लेटिव बॉडी है, लेजिस्लेटिव बॉडी ऑफ द स्टेट अगर किसी ऐसे मैटर पर कानून पारित कर देती जो बिना प्रेसिडेंशियल अप्रूवल या सैंक्शन के इनवैलिड होता, ऐसे मैटर पर भी गवर्नर ऑर्डिनेंस नहीं बना सकते। क्लॉज 2 देखिए क्या कहता है, एन ऑर्डिनेंस प्रोमलगेटेड अंडर दिस आर्टिकल शैल हैव द सेम force and effect as an act of legislature of the state assented to by the governor, कि मतलब जो स्टेट ऑर्डिनेंस के अंदर सेम पावर होती है जो एक स्टेट लेजिस्लेचर द्वारा ड्यूली पारित कानून की पावर होती है। बट एवरी सच ऑर्डिनेंस, मगर हर ऑर्डिनेंस की कुछ लिमिटेशंस हैं। क्या है? इट शैल बी लेड बिफोर द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट और वेयर देयर इज अ लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ द स्टेट बिफोर in the state before both the houses, and she is to operate at the expiration of 6 weeks from the date of assembly of the state legislature, date of reassembly of the state legislature, or if before the expiration of that period a resolution disproving it is passed by the legislative assembly and agreed to by the legislative council, if any, upon the passing of the resolution, as the case may be, on the resolution being agreed to by the council। मतलब वही सेम चीज बोली गई है जो प्रेसिडेंट वाली सिचुएशन के अंदर थी। कोई अगर कोई कानून, अगर कोई ऑर्डिनेंस गवर्नर के द्वारा पारित किया गया है, अध्यादेश लाया गया है, तब उस अध्यादेश की वैलिडिटी नॉर्मली कितनी होगी? 6 वीक्स होगी फ्रॉम द डेट ऑफ रीअसेंबली ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, और किसी भी समय गवर्नर के द्वारा इसको विड्रॉ भी किया जा सकता है। एक्सप्लेनेशन, वेयर बोथ द हाउसेज ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट हैविंग अ लेजिस्लेटिव काउंसिल आर समन्ड टू रीअसेंबल ऑन डिफरेंट डेट्स, द पीरियड ऑफ 6 वीक्स शैल बी रिकन्ड फ्रॉम द लेटर ऑफ दोज डेट फॉर द पर्पज ऑफ दिस क्लॉज। देखिए, स्टेट लेजिस्लेचर का बहुत सारे स्टेट्स के अंदर कहीं लेजिस्लेटिव काउंसिल के साथ साथ, लेजिस्लेटिव असेंबली के साथ साथ लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है। अगर सिचुएशन ऐसी है कि किसी पर्टिकुलर स्टेट के अंदर जहां पर गवर्नर ने अध्यादेश पारित किया है वहां पर दोनों लेजिस्लेटिव बॉडीज हैं, चाहे वो लेजिस्लेटिव असेंबली हो चाहे वो लेजिस्लेटिव काउंसिल हो, ठीक है, तो और वो अलग अलग तारीख पर असेंबल हो रही है, रीअसेंबल हो रही है, तो जो 6 हफ्ते का समय है वो कब से काउंट किया जाएगा? जिस दिन से, जिस डेट से दूसरा हाउस जो लेटर डेट से रीअसेंबल हुआ है उस दिन से 6 हफ्ते का समय गिना जाएगा। जैसे सपोज करो कि किसी स्टेट के अंदर लेजिस्लेटिव असेंबली भी है और लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है, तब ऐसी सिचुएशन के, और वहां पर जो रीअसेंबली है एक की हो रही है 1 जनवरी को और दूसरे लेजिस्लेटिव बॉडी की हो रही है सपोज करो 5 जनवरी को, तो जो 6 हफ्ते का समय है वो आपका 5 जनवरी से काउंट होगा। क्लॉज 3 सिंपली ये कह रहा है कि अगर कोई ऐसा मैटर है जिस पर लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट कानून नहीं बना सकता, उसके ऊपर अगर गवर्नर ने अध्यादेश बना दिया है, ऑर्डिनेंस ला दिया है, तो वो ऑर्डिनेंस भी वॉइड होगा। ठीक है, ऑर्डिनेंस भी वॉइड होगा। नाउ कमिंग बैक टू आवर प्रेजेंटेशन, प्रेसिडेंट्स ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर एज फार एज इज कंसर्न, जो अभी हमने प्रोविजंस के अंदर डिस्कस किया है उसी को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं, समझते हैं, रिवाइज करते हैं। प्रेसिडेंट कैन प्रोमलगेट ऑर्डिनेंसेस व्हेन पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन। कब प्रेसिडेंट पास कर सकते हैं? जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं है। ये पावर कुछ लिमिटेशंस के सब्जेक्ट है। क्या है? व्हेन पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन, सर्कमस्टांसेस मस्ट रिक्वायर इमीडिएट एक्शन। सर्कमस्टांसेस ऐसे अराइज हो गए हैं कि प्रेसिडेंट को लगता है कि हमें इमीडिएटली एक्शन लेना चाहिए उस अर्जेंट सिचुएशन से डील करने के लिए। लिमिटेड टू सब्जेक्ट टू विच द पार्लियामेंट कैन मेक लॉ। ये ऐसे मैटर पर इशू किया जा सकता है, ऑर्डिनेंस इशू किया जा सकता है जिन पर पार्लियामेंट के पास कानून बनाने की पावर है। ऐसे मैटर्स पर नहीं बनाया जा सकता जिन पर पार्लियामेंट के पास कानून बनाने की पावर नहीं है। अब देखिए, ऑर्डिनेंस के थ्रू क्या कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया जा सकता है? इसका सवाल है, का जवाब है नहीं। ऑर्डिनेंस के थ्रू
एन ऑर्डिनेंस कैन नॉट बी पास्ड और प्रोमलगेटेड बाय द प्रेसिडेंट, जिसका इफेक्ट ये है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को ही अमेंड कर दे। नो, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। ड्यूरेशन मस्ट बी लेड बिफोर पार्लियामेंट व्हेन इट रीअसेंबल्स। जिस दिन पार्लियामेंट रीअसेंबल होगी, उस जैसे ही रीअसेंबल होगी जल्दी से जल्दी उसके सामने पेश किया जाएगा और 6 हफ्ते के अंदर पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस को ऐसे अध्यादेश को अप्रूव करना होता है। जब पार्लियामेंट के सामने जब अध्यादेश पेश किया जाएगा, पार्लियामेंट हैज 3 ऑप्शन, आइदर टू अप्रूव द ऑर्डिनेंस, जब ऑर्डिनेंस जैसे ही पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस के द्वारा अप्रूव होगा, जैसे ही सेकंड हाउस, अगर पहले लोकसभा ने अप्रूव किया फिर उसके बाद राज्यसभा ने अप्रूव किया, एज सुन एज सेकंड हाउस अप्रूव्स द ऑर्डिनेंस प्रोमलगेटेड बाय द प्रेसिडेंट, उसी दिन से वो एक्ट बन जाएगा। और इसके ऊपर और इमीडिएटली एक्ट बनने का पर्पस क्या है, क्योंकि प्रेसिडेंट ने तो ऑलरेडी असेंट दे दिया है। प्रेसिडेंट देखिए भारत के अंदर क्या है, हमारे यहाँ क्या है कि अगर कोई भी बिल पार्लियामेंट के अंदर पेश होता है तो सबसे पहले उसको दोनों हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट से पास होना पड़ेगा, और फिर वो कानून कब बनता है, जब प्रेसिडेंट उसको साइन करते हैं, उसको अप्रूव करते हैं। मगर ऑर्डिनेंस के सिनारियो के अंदर थोड़ा सा डिफरेंट केस है, यहां पर प्रेसिडेंट का अप्रूवल पहले आ जाता है, तभी तो वो ऐसा अध्यादेश लेके आए हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जैसे ही दोनों हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट उसको पास करते हैं, वो कानून की शक्ल इमीडिएटली ले लेता है। और पार्लियामेंट के पास दूसरा ऑप्शन क्या है, पार्लियामेंट चाहे तो डिसअप्रूव भी कर सकती है। और पार्लियामेंट के 2 हाउसेस हैं, जिस मोमेंट सेकंड हाउस ऑफ पार्लियामेंट इज कंसर्न्ड, दोनों हाउसेस अगर इसको डिसअप्रूव कर देंगे तो वो अध्यादेश भी आपका इनवैलिड हो जाएगा उसी समय से। द मोमेंट सेकंड हाउस passes a resolution to disprove the ordinance ceases to operate immediately। और अगर पार्लियामेंट रीअसेंबली के 6 हफ्ते तक कोई एक्शन नहीं लेती है, तब वो ऑटोमेटिकली कैंसल हो जाएगा। ऑर्डिनेंस सीजेस आफ्टर 6 वीक्स ऑफ रीअसेंबली। अगर पार्लियामेंट 6 हफ्ते तक ना अप्रूव करती है ना डिसप्रूव करती है, तो जैसे ही 6 हफ्ते पूरे होंगे उसी मोमेंट वो अध्यादेश कैंसिल हो जाएगा। ड्यूरेशन ऑफ ऑर्डिनेंस की अगर हम बात करें तो प्रोविजन में लिखा है 6 वीक्स, मगर वो 6 वीक्स कब काउंट होते हैं आपके, 6 वीक्स फ्रॉम द रीअसेंबली ऑफ द पार्लियामेंट। 6 वीक्स फ्रॉम द रीअसेंबली ऑफ द पार्लियामेंट। और 2 हाउसेज हैं, तो जिस दिन से सेकेंड हाउस रीअसेंबल होगा, मतलब लेटर डेट भी काउंट हो सकती है। 6 वीक्स तो है कम से कम, ये मिनिमम पीरियड है। मतलब जिस मिनिमम पीरियड, तो वैसे तो अगर देखा जाए तो टेक्निकली देखा जाए तो 6 हफ्ते से कम भी हो सकते हैं। प्रेसिडेंट ने कोई ऑर्डिनेंस पास किया, 2 दिन वो ऑपरेशन में रहा, मगर प्रेसिडेंट को लगा कि इसकी जरूरत नहीं, विड्रॉ कर लेना चाहिए, लिखा है ना, प्रेसिडेंट में विड्रॉ एट एनी टाइम इवन बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ 6 वीक्स, सो कॉल्ड 6 वीक्स, ठीक है। अब 6 वीक्स का टाइम कब से काउंट हो रहा है, जब से पार्लियामेंट के सेशन रीअसेंबल हुए हैं। और जो मैक्सिमम ड्यूरेशन की अगर हम बात करें, द मैक्सिमम लाइफ ऑफ एन ऑर्डिनेंस इज 6 मंथ्स 6 वीक्स। 6 महीने 6 हफ्ते की ड्यूरेशन हो सकती है। और इसके पीछे रीजन क्या है, इतनी लंबी ड्यूरेशन क्यों कह रहा हूं, बिकॉज देयर मे बी सर्कमस्टांसेस वेयर द मे बी गैप बिटवीन द 2 सेशंस ऑफ पार्लियामेंट मे बी मैक्स 6 मंथ्स, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब जो मैक्सिमम ड्यूरेशन है किसी सर्कमस्टांस के अंदर, रीअसेंबली ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट के अंदर 6 महीने का गैप हो सकता है। यही कारण है कि मैक्सिमम लाइफ कितनी होती है, 6 मंथ्स एंड 6 वीक्स। द अकाउंट फॉर द मैक्सिमम गैप बिटवीन द पार्लियामेंट सेशन। ऑर्डिनेंस प्रॉमल, अब देखिए, ऑर्डिनेंस इज इशूड बाय द प्रेसिडेंट। अगर पार्लियामेंट की रिसेस है तब, और पार्लियामेंट की रिसेस मैक्सिमम 6 मंथ्स की हो सकती है, तो इसलिए वो 6 मंथ्स का टाइम है। और जैसे ही रीअसेंबली होगा, रीअसेंबली से 6 वीक्स का टाइम शुरू हो जाएगा फॉर पार्लियामेंट टू एक्ट एंड पार्लियामेंट टू अप्रूव द कंसर्न्ड ऑर्डिनेंस। क्या पॉइंट्स हैं जो प्रेसिडेंट को ध्यान में रखने हैं विद रेफरेंस टू दी ऑर्डिनेंस। प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस कैन बी विड्रॉन एट एनी टाइम इवन बिफोर द so called 6 weeks time।
आज पारित किया, तुरंत भी विड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, एट एनी टाइम। दे आर नॉट डिस्क्रिशनरी पावर। जो ये प्रेसिडेंट की पावर है, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है, ये डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है, रादर देन दे आर नॉन डिस्क्रिशनरी पावर एंड रिक्वायर द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया ना, ऑब्जेक्टिव सेटिस्फैक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट है ये। प्रेसिडेंट कैन विड्रॉ एट एनी टाइम, रिक्वायर्स काउंसिल ऑफ, और जो ये ऑर्डिनेंस है दे कैन बी इनएक्टेड रेट्रोस्पेक्टिवली। Ordinance can be enacted retrospectively. From the back date can also be enacted. Scope of presidential ordinance क्या है? Presidential ordinance can modify or repeal the acts. जो laws हैं उनको repeal भी कर सकते हैं, amend भी कर सकते हैं, मगर वो constitution को amend नहीं कर सकता. An ordinance cannot amend the constitution. ये सबसे बड़ी लिमिटेशन है। गवर्नर ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर की जहां तक बात है, मेजॉरिटी में सिमिलैरिटी है प्रेसिडेंशियल पावर के साथ, जैसे टाइमिंग की सिमिलैरिटी है, नेसेसिटी होनी चाहिए, स्कोप है, इफेक्ट है, सिमिलर टू प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस। एज फार एज डिफरेंसेस आर कंसर्न्ड, कुछ सर्कमस्टांसेस के अंदर गवर्नर को प्रेसिडेंशियल इंस्ट्रक्शंस की जरूरत होगी बिफोर पासिंग एन ऑर्डिनेंस, और वो हम क्लॉज ए बी सी के अंदर देख चुके हैं प्रोवाइजो के आर्टिकल 213 में। कंपैरिजन बिटवीन द प्रेसिडेंशियल एंड द गवर्नर पावर आर कंसर्न्ड एज फार एज ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट एंड गवर्नर आर लार्जली सिमिलर, बट देयर आर few differences with reference to it. Instruction not needed. अगर प्रेसिडेंट पास कर रहे हैं तो प्रेसिडेंट को इंस्ट्रक्शंस की जरूरत नहीं है किसी और से, बीइंग द हाईएस्ट बॉडी ऑफ एग्जीक्यूटिव, मगर उनको अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो प्राइम मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस पर ही अध्यादेश पारित होगा। बट एज फार एज स्टेट के कंसर्न में कुछ मैटर्स पर गवर्नर को इंस्ट्रक्शन चाहिए होंगी प्रेसिडेंट के केस में। अप्रूवल, अगर प्रेसिडेंट ने अध्यादेश पारित किया है तो पार्लियामेंट से अप्रूवल लेना पड़ेगा, और अगर गवर्नर ने किया है अध्यादेश पारित तो स्टेट लेजिस्लेचर से अप्रूवल लेना पड़ेगा। क्या यूटिलिटी है ऑर्डिनेंसेस की, क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों इशू किए जाते हैं? इमरजेंसी मेजर अलाउज क्विक एक्शन ऑन द सिचुएशंस व्हिच रिक्वायर्स इमीडिएट एक्शन। जब लेजिस्लेचर सेशन में नहीं है, कानून बनाने वाली जो बॉडी है वो सेशन में नहीं है, मगर सरकार का काम तो चलना चाहिए ना। कंटिन्यूड गवर्नेंस, अनऑब्स्ट्रक्टेड गवर्नेंस को भी इंश्योर करती है जो ये एग्जीक्यूटिव लॉ मेकिंग पावर है। क्या लिमिटेशन है? देखिए, हमारे संविधान के अंदर 3 बॉडीज हैं मेन, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, और आर्टिकल 50 ये इंश्योर करता है कि बोथ 3 बॉडीज आर ऑपरेटिंग इन डिफरेंट डोमेन बिकॉज देयर इज सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन द वर्किंग्स ऑफ दीज 3 organs and no body will interfere onto the working of the other. However, this provision, ordinance making power of the president and the governor as well, it is violating the principle of separation of power, because here executive is entering into the domain of the legislature, but that is a necessity. Democratic principle can bypass legislative debate एंड डेलिब्रेशन। किसी भी कानून को पारित करने के लिए आपको पता है जब वो लेजिस्लेटिव बॉडी के अंदर पेश किया जाता है, लेजिस्लेचर के अंदर पेश किया जाता है, तो उसके ऊपर जो भी एमपीज हैं या स्टेट लेजिस्लेचर के केस के अंदर एमएलएज हैं वो डिस्कस करते हैं, डेलिब्रेट करते हैं। मगर ऑर्डिनेंस की सिचुएशन में स्टार्टिंग में जब तक वो पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस के द्वारा पारित नहीं होता तब तक उस सिचुएशन के अंदर तो कोई डेलिब्रेशन तो है ही नहीं, पब्लिक डेलिब्रेशन तो है ही नहीं। ये चीज भी मिसिंग है। मिसयूज, potential for successive repromulgation of ordinances। एक ऑर्डिनेंस पास कर दिया 6 हफ्ते, फिर वो लैप्स हो गया, फिर दोबारा जब रिसेस आई तब से फिर वो रिप्रोमलगेट कर दिया, तो मिसयूज के भी चांसेस रहते हैं। फ्रीक्वेंट इशुएंस ऑफ ऑर्डिनेंसेस कैन लीड टू ऑर्डिनेंस राज
दिस अंडरमाइंस द लेजिस्लेटिव प्रोसेस एंड पार्लियामेंट स्क्रूटनी। ऑर्डिनेंस राज, अध्यादेश का राज, एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेशन का राज। लेजिस्लेटिव बॉडी से कानून नहीं पारित करा रहे हैं, एग्जीक्यूटिव ही कानून बना रहा है, बार बार उसको रिप्रोमलगेट कर रहा है। 6 हफ्ते वैलिड रहेगा, फिर लैप्स कर जाएगा, 6 हफ्ते फिर वैलिड रहेगा, फिर लैप्स कर जाएगा। इससे क्या हो रहा है, लेजिस्लेचर की लॉ बनाने की जो अथॉरिटी है वो कहीं ना कहीं अंडरमाइन हो रही है, होती है। सुप्रीम कोर्ट की अगर हम बात करें तो इस पे प्रॉपर इंपॉर्टेंट केस है, आरसी कूपर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1970 का केस है, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला था कि प्रेसिडेंशियल सेटिस्फैक्शन कैन बी चैलेंज्ड इन द कोर्ट एज फार एज प्रोमलगेशन ऑफ एन ऑर्डिनेंस इज कंसर्न्ड। कि अगर प्रेसिडेंट ने कोई ऑर्डिनेंस पास किया है, प्रोमलगेट कर दिया है, तो प्रेसिडेंट की जो सेटिस्फैक्शन है उसको कोर्ट के सामने, सुप्रीम कोर्ट के सामने जुडिशियली रिव्यू कराया जा सकता है। प्रेसिडेंट सेटिस्फैक्शन इज नॉट इम्यून फ्रॉम द जुडिशियल रिव्यू। ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर इज सब्जेक्ट टू द जुडिशियल स्क्रूटनी। नेक्स्ट केस इज DC Wadhwa versus State of Bihar 1987, and this case is landmark as far as the ordinance making power is concerned. इस केस के अंदर यही बात है, इस केस के अंदर जो मेन इशू सामने आया था कोर्ट के, वो रीप्रोमलगेशन ऑफ ऑर्डिनेंसेस आया था बाय द एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव वाज रीप्रोमलगेटिंग द ऑर्डिनेंसेस अगेन एंड अगेन, ड्यू टू विच व्हाट वाज हैपनिंग, दैट वाज actually undermining the authority of the legislature. That was actually undermining the authority of the legislature. तो रीप्रोमलगेशन ऑफ ऑर्डिनेंसेस के रेफरेंस में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही बढ़िया ये ऑब्जर्वेशन दी कि रीप्रोमलगेशन ऑफ ऑर्डिनेंसेस सक्सेसिवली इज अ काइंड ऑफ फ्रॉड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन, इन द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब सरकारें अगर बार बार, एग्जीक्यूटिव अगर बार बार सेम ऑर्डिनेंस को प्रोमलगेट कर रहा है तो वो कहीं ना कहीं संविधान के ऊपर धोखाधड़ी है। मींस द प्रैक्टिस ऑफ रीप्रोमलगेशन शुड बी डिस्करेज्ड। ठीक है, रीप्रोमलगेशन लेबल्ड एज फ्रॉड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन। ऑर्डिनेंस टू बी, जहां तक ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर, देखिए ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर जो प्रेसिडेंट की है या गवर्नर की है, जब अभी हमने दोनों प्रावधान देखे तो उसके अंदर क्या लिखा हुआ था कि लेजिस्लेटिव बॉडी स्तर में नहीं है, मगर सर्कमस्टांसेस ऐसे आ गए हैं कि इमीडिएट एक्शन की रिक्वायरमेंट है, तो मतलब इमरजेंसी में डील करने वाली पावर है। तो जब आप इमरजेंसी में डील करने वाली पावर की बात करते हो तो एग्जीक्यूटिव अपनी इमरजेंसी की पावर को इमरजेंसी में ही एक्सरसाइज करे तो अच्छी बात है। इसी के रेफरेंस में यह बात बोली गई, द ऑर्डिनेंसेस टू बी इशूड स्पेरिंगली एंड इन द एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस। बहुत कम ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर को एक्सरसाइज करना है, और वो भी अपवादों की सिचुएशन के अंदर, एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में ही ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर हैज टू बी एक्सरसाइज्ड बाय द एग्जीक्यूटिव। ऑर्डिनेंस कैन नॉट रिप्लेस द नॉर्मल लेजिस्लेटिव प्रोसेस। बैलेंसिंग, संविधान बैलेंसिंग भी करता है बहुत अच्छी। ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर इज अ यूजफुल टूल बट रिक्वायर कॉशन। इमरजेंसी में डील करने के लिए कुछ तो चाहिए ना यार, तो उस हिसाब से देखा जाए तो बहुत अच्छा मैकेनिज्म है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, हमारे संविधान निर्माताओं के द्वारा ये चीज जो सोची गई थी बहुत अच्छी, मगर अच्छी तभी है सावधानियों के साथ यूज की जाए, विद इन द डोमेन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यूज की जाए। अर्जेंसी और डेमोक्रेसी प्रिंसिपल्स के बीच में तालमेल बिठाने की जरूरत है, कम से कम यूज करना है, ओनली इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस। तो बताइए डियर स्टूडेंट्स, आपको आज का सेशन कैसा लगा? अपनी फीडबैक जरूर दीजिएगा। आपकी फीडबैक हमारे लिए मोटिवेशन का काम करती है, और उसके साथ साथ अगर आप हमारे साथ पर्सनलाइज तरीके से पढ़ना चाहें, अपने जुडिशरी, एपीओ और डिफरेंट एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाह रहे हैं, तो आप हमारे पेड कोर्सेज को एक्सप्लोर कीजिए। आप इस व्हाट्सएप नंबर, जो व्हाट्सएप वाला नंबर दिया हुआ है 7817830455,
पर व्हाट्सएप करके किसी भी समय हमारे कोर्सेज की जानकारी ले सकते हैं, सर्विसेज की जानकारी ले सकते हैं, और कॉलिंग नंबर पर जो 7817890455 है, ऑफिस आवर्स के दौरान कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा एंड्रॉयड ऐप को डाउनलोड कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से स्कैन करके, और आप वहां से भी हमारे कोर्सेज को एक्सप्लोर कर सकते हैं, एनरोल कर सकते हैं, या फिर आप हमारी वेबसाइट से भी चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।